15 आते आते अभी जो लेटेस्ट आंकड़े उपलब्ध हैं 2022-23 के 3 से 4% के बीच में, कुछ 3 दशमलव कुछ है, आप 3 से 4% मान लीजिए। हालत ये है कि अगर 100 बच्चा प्रीलिम्स क्लियर कर रहा है तो उसमें से 3 या 4 बच्चे ऐसे हैं, 4 मान लीजिए मैक्सिमम, जो हिंदी मीडियम के हैं। अब जिन्होंने प्रीलिम्स क्लियर किया वही मेंस देंगे, और जो मेंस देंगे वही मेंस क्लियर करेंगे, तो हिंदी माध्यम का बच्चा प्रीलिम्स में ही बाहर हो जा रहा है। अब इसमें कुछ तो सिस्टम की खामियां हैं और कुछ है जो हमारी सामाजिक खामियां हैं कि हिंदी माध्यम का बच्चा किस परिवेश से आता है, उसकी पढ़ाई लिखाई कैसी हुई, उसकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई, तो ये सारी चीज़ें इसमें एक मेजर रोल प्ले करती हैं। कि बहुत सारी बड़ी-बड़ी जो संस्थान होती हैं, उसमें कई-कई हज़ार बच्चे एक बैच में पढ़ते हैं। लेकिन जब रिज़ल्ट आता है, जो पास होते हैं वो केवल उन्हीं को दिखाते हैं, जो फेल होते हैं उनको क्यों नहीं दिखाना चाहते सर? देखिए वो क्या तो वजह हो सकती है? वो तो बात वही होती है ना, उगते सूरज को ही दुनिया सलाम करती है। तो जो सेलेक्ट हो जाते हैं वो सुपरस्टार बन जाते हैं, और जो नहीं सेलेक्ट हो पाते हैं दुर्भाग्यवश, प्रीलिम्स ही नहीं, वो किसी भी स्टेज पर, इवन इंटरव्यू स्टेज पर भी बाहर हुए लोगों को कोई इज्जत नहीं मिलती है। मतलब ये थोड़ा सा कड़वा शब्द हो गया, लेकिन वो भी फेलियर ही गिने जाते हैं। तो अब ये तो सिस्टम ही वैसा है। लेकिन अच्छी न्यूज़ ये है कि अगर मतलब बहुत से लोग ऐसे हैं जो यूपीएससी नहीं क्लियर कर पाए, लेकिन उसके बाद उन्होंने कोई और फील्ड चुनी तो उसमें बहुत अच्छा काम किया। तो कोई भी स्टूडेंट जो अनफॉर्चुनेटली यूपीएससी नहीं क्लियर कर पाए हैं, तैयारी की कमी रह गई हो या कोई भी कमी रह गई हो, निराश ना हो और ये ना सोचें कि जो लोग सिलेक्ट हो गए हैं वही सुपरस्टार हैं। आपके लिए शायद कोई दूसरा मौका है, आपके लिए कोई दूसरी फील्ड है, आप वहाँ सुपरस्टार बन सकते हैं। और मतलब इस बात को तो अब यूपीएससी भी रिकॉग्नाइज़ करती है। उन्होंने कुछ सालों पहले एक वो पीडीएस नाम से स्टार्ट किया था, जिसमें पब्लिक डिस्क्लोज़र स्कीम स्टार्ट किया था कि जो बच्चे इंटरव्यू तक पहुँचे हैं बट सेलेक्ट नहीं हो पाए, तो उनका वो डेटा अपने वेबसाइट पे रिलीज़ कर देते थे। अभी उन्होंने उसको एक नए नाम से, प्रतिभा सेतु नाम से दोबारा से स्टार्ट किया है। तो वो भी ये मानते हैं कि अगर आप इंटरव्यू स्टेज वगैरह तक पहुँच गए हैं तो आपके अंदर काबिलियत है, बस आप नहीं सेलेक्ट हो पाए, वो सीट कम है तो इसलिए नहीं सेलेक्ट हो पाए। तो मेरा कुल मिलाकर के यही मानना है कि अगर आप वहाँ तक पहुँचे हैं तो आप काबिल हैं, सेलेक्ट नहीं हुए कोई बात नहीं। और इस तरह के जो रास्ते हैं प्रतिभा सेतु वाले, पब्लिक डिस्क्लोज़र स्कीम वाले, उनका फ़ायदा उठाइए और सरकारी दफ्तरों में आप फिर भी पहुँच ही सकते हैं। अभी बहुत सारी स्टूडेंट ये भी जानना चाह रहे हैं क्या यूपीएससी रिफॉर्म कर सकता है आने वाले समय में या नहीं? देखिए यूपीएससी को रिफ़ॉर्म करना ही चाहिए। यूपीएससी को ही नहीं, किसी भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को रिफ़ॉर्म करना ही चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि हाँ कहीं पे कोई खामी है तो आपको सुनना चाहिए, उसमें रिफ़ॉर्म करना चाहिए। और अभी जिस तरह से यूपीएससी ऑपरेट कर रही है, पिछले कुछ समय में इन पे काफ़ी आरोप लगे हैं और वो आरोप संगीन हैं। उन्होंने जो भी किताबें पढ़ी हों, पॉलिटी की, हिस्ट्री की, इकोनॉमी की, ज्योग्राफी की, हम उन्हें गाइड करते हैं कि उन्हीं रिसोर्सेज को आप ज़्यादा बेहतर तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। रिसोर्सेज में, किताबों में आप बह ना जाएं, उसमें डूब ना जाएं। बजाय उसके आपके पास जो सीमित संसाधन हैं, चाहे वो किताब के मामले में हो या किसी और के मामले में, नोट्स के मामले में, पूरी नहीं है कि वो अपनी गलती से ही फेल हुआ हो। क्योंकि ओवरऑल हर साल जितने बच्चे फॉर्म फिल करते हैं और फिर जितने अपीयर होते हैं और जितनी सीट है, प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, फाइनल सिलेक्शन की नहीं, प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स में लगभग 15,000 सीट अमूमन हर साल होती हैं और 5 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया है। तो 15,000 ही अंदर होंगे, बाकी कितने भी टैलेंटेड हों, कितने हार्ड वर्किंग हों, वो बाहर ही होंगे। तो एक तो नंबर ऑफ़ सीट्स कम हैं, इसलिए ऑटोमेटिकली काफ़ी सारे लोगों को बाहर ही होना होगा। तो ये तो एक बात हो गई। दूसरी जो मेन समस्या आती है कि बार-बार फेल हो रहे हैं। देखिए, अगर आप 1 बार 2 बार फेल हो रहे हैं तो समझ में आता है कि सीट कम है। लेकिन अगर आप बार-बार फेल हो रहे हैं तो फिर ये चिंता का विषय है और फिर आपको मूल्यांकन करना चाहिए। पहले यही कहूँगा कि मतलब लिखो, जितना पढ़ते हो उससे ज़्यादा लिखो, सोर्सेज़ को बहुत ज़्यादा लिमिटेड रखो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि टाइमर लगा के लिखो। हमने अपने स्टूडेंट्स के साथ हमेशा यही किया है कि आपको 15 मिनट 20 मिनट नहीं लेना है आंसर लिखने के लिए। अगर आपको 10 नंबर का आंसर लिखना है तो मैं आपको 7 मिनट से ज़्यादा नहीं दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवम दिवाकर है और मैं अक्सर आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहता हूँ। बहुत सारे ऐसे छात्र व छात्राएँ हैं जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं और उन्होंने इस बार भी यूपीएससी का प्रीलिम्स दिया था लेकिन उनका क्वालीफाई नहीं हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं सर हमें कोई अच्छी सी गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, आखिर हम कहाँ से अगर हमारे कुछ डाउट हैं, सवाल हैं तो पूछें, ऐसे कोई हमें मेंटर नहीं मिल पा रहे हैं। तो आज की वीडियो में हमारे साथ आने वाले हैं जो हमारे खास मेहमान हैं अंकित मिश्रा सर। बहुत सारे स्टूडेंट को गाइड कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं और पहले एक बड़े संस्थान में यूपीएससी के मेंटर भी थे और अभी भी इन्होंने ये काम बंद नहीं किया है। बहुत सारे छात्र व छात्राओं के ये सवाल थे कि सर हर वर्ष हम आखिर यूपीएससी
कि प्रीलिम्स में फेल क्यों हो जाते हैं, हमसे क्या गलतियां हो रही हैं। जो यूपीएससी के मेंटर हैं आप उनसे ज़रूर बात कीजिए। और बहुत सारे स्टूडेंट के ये भी सवाल थे कि सर यूपीएससी से आप लोग वीडियो बना करके रिक्वेस्ट कीजिए कि हम लोग आंसर की देखना चाहते हैं कि आखिर हमारा कैसा स्कोर रहा, हम लोग जानना चाहते हैं, बेसब्री से हम लोगों को इंतज़ार रहता है कि जो भी चीज़ें हैं हमारे सामने आएँ। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है, जी। आप आइए। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, सबसे पहले आप कई वर्षों से इस फील्ड में लगातार कंटिन्यू कार्य कर रहे हैं, छात्र-छात्राओं के साथ जुड़े हुए हैं। जी। अभी जो बहुत सारी स्टूडेंट का सवाल है, वो यही है कि हर वर्ष जब यूपीएससी प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट उसमें फ़ेल हो जाते हैं और बहुत कम ही पास हो पाते हैं। ऐसा क्या वो लोग गलतियाँ कर देते हैं कि उनका कई-कई बार दे चुके हैं, क्वालीफाई नहीं हो रहा और कोई-कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कर जाता है? जी देखिए, एक तो ये है कि जब कोई फ़ेल होता है बच्चा तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी गलती से ही फ़ेल हुआ हो, क्योंकि ओवरऑल हर साल जितने बच्चे फॉर्म फिल करते हैं और फिर जितने अपीयर होते हैं और जितनी सीट है, प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, फाइनल सिलेक्शन की नहीं, प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स में लगभग 15,000 सीट अमूमन हर साल होती हैं और 5 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया है। तो 15,000 ही अंदर होंगे, बाकी कितने भी टैलेंटेड हों, कितने हार्ड वर्किंग हों, वो बाहर ही होंगे। तो एक तो नंबर ऑफ़ सीट्स कम हैं, इसलिए ऑटोमेटिकली काफ़ी सारे लोगों को बाहर ही होना होगा। तो ये तो एक बात हो गई। दूसरी जो मेन समस्या आती है कि बार-बार फ़ेल हो रहे हैं। देखिए, अगर आप 1 बार 2 बार फ़ेल हो रहे हैं तो समझ में आता है कि सीट कम है। लेकिन अगर आप बार-बार फ़ेल हो रहे हैं तो फिर ये चिंता का विषय है और फिर आपको मूल्यांकन करना चाहिए कि आप क्यों फ़ेल हो रहे हैं। और उसके लिए ज़रूरी है कि निर्ममतापूर्वक मूल्यांकन करें, ये देखें कि क्या हमने लगातार साल भर पढ़ाई की। साल भर पढ़ाई की, क्या हमें जो चीज़ें बताई गई थी हमारे मेंटर्स के द्वारा या टीचर्स के द्वारा, सीनियर्स के द्वारा, हमने उसको फॉलो किया या नहीं किया। अगर आपने वो किया है तो फिर दूसरे डायमेंशन पे जाना चाहिए, लेकिन अगर आपने वो नहीं किया है तो ज़रूरी है कि कोर्स करेक्शन करें और दोबारा से तैयारी करें लगातार साल भर पूरी मेहनत के साथ। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जब यूपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है या फाइनल रिजल्ट आता है, तो उनके ऐसे सवाल होते हैं कि इंग्लिश मीडियम वालों का चाहे प्रीलिम्स हो या फिर फाइनल रिजल्ट हो, उन लोगों का ज़्यादा सिलेक्शन होता है। क्या सर आप ऐसा मानते हैं कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट कहीं न कहीं पीछे रह जाते हैं और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट का प्रीलिम्स में भी रिजल्ट कम क्यों देखने को मिलता है? हाँ, ये मतलब मानने या ना मानने की बात नहीं है, आंकड़े बिल्कुल यही साबित करते हैं और अगर आंकड़े हमारे सामने हैं तो फिर उसमें कुछ सब्जेक्टिविटी बचती नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है, वस्तुनिष्ठ है। एक डाटा अगर मैं आपके सामने रखूं तो 2009 में 2011 में सीसैट आया था, 2009 की मैं बात कर रहा हूं। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने वालों में 42% हिंदी माध्यम के लोग थे। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये यूपीएससी की रिपोर्ट कहती है, स्टूडेंट्स उसको वेरीफाई कर सकते हैं। 2011 में 2010 में 10 में ये घट के 35% पे आ गया और 2011 में ये घट के 14% के आसपास आ गया। 2011 ही वो साल था जब सीसैट इंट्रोड्यूस हुआ था। अब आप अंतर देखिए, 2009 में 42% और 2011 में 14%, यानी कि एक तिहाई हो गया। अब 100 में से अगर 14 बच्चा ही ऐसा है हिंदी मीडियम का जो प्रीलिम्स क्लियर कर रहा है, तो फाइनल लिस्ट में तो ऑब्वियस सी बात है ना, बच्चे कम हो जाएंगे। और ये संख्या लगातार घटती गई है, 2011 से फिर 12, 13, 14, 15 आते-आते अभी जो लेटेस्ट आंकड़े उपलब्ध हैं 2022-23 के, 3 से 4% के बीच में, कुछ 3 दशमलव कुछ है, आप 3 से 4% मान लीजिए। हालत ये है कि अगर 100 बच्चा प्रीलिम्स क्लियर कर रहा है तो उसमें से 3 या 4 बच्चे ऐसे हैं, 4 मान लीजिए मैक्सिमम, जो हिंदी मीडियम के हैं। अब जिन्होंने प्रीलिम्स क्लियर किया वही मेंस देंगे और जो मेंस देंगे वही मेंस क्लियर करेंगे, तो हिंदी माध्यम का बच्चा प्रीलिम्स में ही बाहर हो जा रहा है। अब इसमें कुछ तो सिस्टम की खामियां हैं और कुछ है जो हमारी सामाजिक खामियां हैं कि हिंदी माध्यम का बच्चा किस परिवेश से आता है, उसकी पढ़ाई लिखाई कैसी हुई, उसकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई, तो ये सारी चीज़ें इसमें एक मेजर रोल प्ले करती हैं। अभी बहुत सारी स्टूडेंट ये भी जानना चाह रहे हैं, क्या यूपीएससी रिफॉर्म कर सकता है आने वाले समय में या नहीं? देखिए, यूपीएससी को रिफॉर्म करना ही चाहिए। यूपीएससी को ही नहीं, किसी भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को रिफॉर्म करना ही चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि हाँ, कहीं पे कोई खामी है तो आपको सुनना चाहिए, उसमें रिफॉर्म करना चाहिए। और अभी जिस तरह से यूपीएससी ऑपरेट कर रही है, पिछले कुछ समय में इन पे काफ़ी आरोप लगे हैं और वो आरोप संगीन हैं। मेरा मानना यह है कि यूपीएससी को उस पर ध्यान देना चाहिए और सुधार करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट के सर ये भी सवाल होते हैं, जैसे बड़े-बड़े शहरों में आ जाते हैं, मुखर्जी नगर हो, प्रयागराज हो, पटना हो, करोल बाग हो। वो लोग ये भी कहते हैं कि जो मुखर्जी नगर जाता है या करोल बाग, पटना वगैरह जाता है, बस उसी का ही सिलेक्शन होता है और जो ऑफलाइन पढ़ता है उसी का ही सिलेक्शन होता है। क्या ये भी बात सही होती है?
नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है। एक वो वाली कहावत है कि दूर के ढोल सुहावन लागें। तो जो लोग मुखर्जी नगर में या दिल्ली में प्रयागराज, पटना जैसे शहरों में नहीं हैं, उन्हें, और जो अपने घर से तैयारी कर रहे हैं, उन्हें ये लगता है कि कहीं न कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनके पास नहीं पहुंच पा रही हैं। फोमो एक ह्यूमन नेचर होता है, सबको होता है। लेकिन शिवम भाई के माध्यम से मैं आप तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि अब ऑनलाइन का ज़माना है, और अगर आप अपने घर पे हैं, आपके पास इंटरनेट की एक्सेस है, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, मतलब ही है कि आपके पास यूट्यूब और इंटरनेट की एक्सेस है, तो सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं। आप अपने घर से पढ़ सकते हैं, और दिमाग में ये बात लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आप मुखर्जी नगर में आएंगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। ये तो हुई बात मुखर्जी नगर या दिल्ली जैसे शहरों में आने की। दूसरा, ऑफलाइन बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप ऑफलाइन आके पढ़ें। मतलब मैं व्यक्तिगत रूप से ऑनलाइन का बड़ा समर्थक हूँ। ऑफलाइन में बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, तैयार होकर आप क्लास में आइए, 4 घंटा 5 घंटा बैठिए। ऑनलाइन में सहूलियत होती है, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने घर पे बैठ के देख लीजिए, टाइम बचता है। तो अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं या दिल्ली जैसे शहर में नहीं आ पा रहे हैं, तो बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि आप किसी किस्म से डिसएडवांटेज की सिचुएशन में हैं। आप बिल्कुल बाकी लोगों के बराबर ही हैं, घर से तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का सर ये भी सवाल होता है, जैसे अभी आपने ऑनलाइन का समर्थन किया, तो जो आपका मेंटरशिप वगैरह रहता है, अगर कोई स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन है या फिर ऑफलाइन है? हम ऑफलाइन भी देते हैं, लेकिन हमारा ज़्यादा सिलेक्शन ऑनलाइन में हुआ है। तो ये मतलब थोड़ा सा अजीब सी चीज़ लग सकती है लोगों को। ऑनलाइन के हमारे जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं पिछले 2-3 सालों में, प्रीलिम्स की जो हम मेंटरशिप देते हैं, उसमें एक खास रीज़न यही था कि उनके दिमाग में हमेशा ये बात थी कि हम मुखर्जी नगर में या दिल्ली में नहीं हैं या प्रयागराज में नहीं हैं, तो शायद हम डिसएडवांटेज की पोजीशन में हैं, और इस वजह से उन्होंने मेहनत ज़्यादा किया। बल्कि जो बच्चे यहाँ पे थे, जो मुखर्जी नगर में हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो लापरवाही कर गए। उन्हें लगा कि हाँ, हम तो बाकी लोगों से थोड़ा सा श्रेष्ठ हैं। इस चक्कर में उन्होंने लापरवाही कर दी, मेहनत कम किया। तो फिर से मैं आपके माध्यम से इन सभी बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि अगर आप ऑनलाइन भी तैयारी कर रहे हैं, ऑनलाइन मेंटरशिप ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लबासना पहुँचने के आपके चांसेस बिल्कुल उतने ही हैं जितना दिल्ली और मुखर्जी नगर वालों के हैं। तो सर आप ये कहाँ पे बच्चों को गाइड करते हैं? क्या उस प्लेटफॉर्म का नाम है? कहाँ पे बच्चे जुड़ सकते हैं? वो भी थोड़ा बताइए आपसे। देखिए, ऑफलाइन के लिए तो ऑब्वियस हुँ, सी बात है, फिर मुखर्जी नगर आना पड़ता है। ऑनलाइन के लिए हमारा एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है, हुँ। प्रज्ञा डिजिटल क्लासेस नाम से, जिसे हमने करीब 2 साल पहले स्टार्ट किया था। तो जिस किसी को भी जुड़ना होता है वो हमें कांटेक्ट करता है, फिर हम उन्हें बाकी प्रोसीजर बता देते हैं। मेंटरशिप में हम वीकली क्लासेस लेते हैं, मोस्टली सैटरडे संडे लेते हैं कि सैटरडे संडे को जो वर्किंग लोग होते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स, उनको भी छुट्टी होती है। करंट अफेयर्स हम उनका रेगुलर अपडेट कराते हैं, और जो मटेरियल वो खुद से पढ़ रहे हैं, हम उन्हें कोई नया मटेरियल रिकमेंड नहीं करते हैं। जो भी वो पढ़ते आ रहे हैं, उन्होंने जो भी किताबें पढ़ी हों, पॉलिटी की, हिस्ट्री की, इकोनॉमी की, ज्योग्राफी की, हम उन्हें गाइड करते हैं कि उन्हीं रिसोर्सेज को आप ज़्यादा बेहतर तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। रिसोर्सेज में, किताबों में आप बह ना जाएं, उसमें डूब ना जाएं। बजाय उसके आपके पास जो सीमित संसाधन हैं, चाहे वो किताब के मामले में हो या किसी और के मामले में, नोट्स के मामले में, उन्हीं का सबसे बेहतर इस्तेमाल कैसे किया जाए। कहने का मतलब शॉर्ट में यूँ कह सकते हैं कि अगर आपको गुलेल चलानी आती है, आपके पास गुलेल है, तो आप गुलेल चलाना सीख लीजिए, AK-47 के पीछे मत पड़िए। तो हम लोगों को यही सिखाते हैं कि अगर आपके पास लाठी है तो लाठी कैसे चलाएं, गुलेल है तो गुलेल कैसे चलाएं, AK-47 और बाकी एडवांस गन्स के पीछे ना भागें। और ये वाला तरीका काफ़ी काम करता है, और मैं हमारे सर मेंटरशिप में इसने काफ़ी हेल्प किया आपसे ये भी बच्चों जानना चाहूँगा, जैसे आपने अभी नाम बताया, यूट्यूब चैनल उसी नाम से है को। जी आपका? जी, प्रज्ञा डिजिटल क्लासेस नाम से आप सर्च करेंगे, प्रज्ञा डिजिटल क्लासेस PDC, तो आपको मिल जाएगा। वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल देंगे, आप क्लिक करके वहाँ से भी सर के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। एक सवाल मेरा आपसे और है, और ये मेरा ही नहीं, लगभग बहुत सारे स्टूडेंट के फैमिली का, और जो स्टूडेंट हर साल फेल होते हैं उनका भी सवाल होता है कि बहुत सारी बड़ी-बड़ी जो संस्थान होती हैं, उसमें कई-कई हज़ार बच्चे एक बैच में पढ़ते हैं। लेकिन जब रिजल्ट आता है, जो पास होते हैं वो केवल उन्हीं को दिखाते हैं, जो फेल होते हैं उनको क्यों नहीं दिखाना चाहते सर? देखिए, वो क्या तो वजह हो सकती है? वो तो बात वही होती है ना, उगते सूरज को ही दुनिया सलाम करती है। तो जो सेलेक्ट हो जाते हैं वो सुपरस्टार बन जाते हैं, और जो नहीं सेलेक्ट हो पाते हैं दुर्भाग्यवश, प्रीलिम्स ही नहीं, वो किसी भी स्टेज पर, इवन इंटरव्यू स्टेज पर भी बाहर हुए लोगों को कोई इज्जत नहीं मिलती है। मतलब ये थोड़ा सा कड़वा शब्द हो गया, लेकिन वो भी फेलियर ही गिने जाते हैं। तो अब ये तो सिस्टम ही वैसा है। लेकिन अच्छी न्यूज़ ये है कि अगर मतलब बहुत से लोग ऐसे हैं जो यूपीएससी नहीं क्लियर कर पाए, लेकिन उसके बाद उन्होंने कोई और फील्ड चुनी तो उसमें बहुत अच्छा काम किया। तो कोई भी स्टूडेंट जो अनफॉर्चुनेटली यूपीएससी नहीं क्लियर कर पाए हैं, तैयारी की कमी रह गई हो या कोई भी कमी रह गई हो,
निराश ना हो और ये ना सोचें कि जो लोग सिलेक्ट हो गए हैं वही सुपरस्टार हैं। आपके लिए शायद कोई दूसरा मौका है, आपके लिए कोई दूसरी फील्ड है, आप वहाँ सुपरस्टार बन सकते हैं। और मतलब इस बात को तो अब यूपीएससी भी रिकॉग्नाइज़ कर दी है। उन्होंने कुछ सालों पहले एक वो पीडीएस नाम से स्टार्ट किया था, जिसमें पब्लिक डिस्क्लोज़र स्कीम स्टार्ट किया था कि जो बच्चे इंटरव्यू तक पहुँचे हैं बट सेलेक्ट नहीं हो पाए, तो उनका वो डेटा अपने वेबसाइट पे रिलीज़ कर देते थे। अभी उन्होंने उसको एक नए नाम से, प्रतिभा सेतु नाम से दोबारा से स्टार्ट किया है। तो वो भी ये मानते हैं कि अगर आप इंटरव्यू स्टेज वगैरह तक पहुंच गए हैं तो आपके अंदर काबिलियत है, बस आप नहीं सिलेक्ट हो पाए, वो सीट कम है तो इसलिए नहीं सिलेक्ट हो पाए। तो मेरा कुल मिलाकर के यही मानना है कि अगर आप वहाँ तक पहुँचे हैं तो आप काबिल हैं, सेलेक्ट नहीं हुए कोई बात नहीं। और इस तरह के जो रास्ते हैं प्रतिभा सेतु वाले, पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम वाले, उनका फ़ायदा उठाइए और सरकारी दफ्तरों में आप फिर भी पहुँच ही सकते हैं, मिनिस्ट्रीज़ में, पीएसयूज़ वगैरह में, उसके रास्ते भी आप पहुँच ही सकते हैं। क्या सर बार बार ऑप्शनल बदलना भी बच्चों को कहीं ना कहीं बार बार प्रीलिम्स में फेल करा देता है? हाँ, बिल्कुल। ऑप्शनल गलत चुनना पहला पॉइंट, और दूसरा ऑप्शनल बार-बार चेंज करना। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो है कि अगर आपने ऑप्शनल गलत चुन लिया है तो फिर ज़ाहिर-सी बात है आपको बदलना चाहिए। मतलब अगर आप गड्ढे में गिर गए हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप उस गड्ढे को खोदना बंद कर दीजिए। जहाँ पे हैं वहीं पे रुक जाइए। तो ऑप्शनल अगर आपने गलत ले लिया है तो उसको वहीं पे रोक दीजिए, चेंज कर दीजिए। अब फिर अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि हाँ, मेरा यही ऑप्शनल है और मैंने गलत ऑप्शनल चूज़ नहीं किया है, लेकिन क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो फिर आप उसी ऑप्शनल को रिफ़ाइन कीजिए, पॉलिश कीजिए। वो ज़्यादा बेहतर अप्रोच है। और ऑप्शनल को बार-बार चेंज नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर गलत ले लिया है तो चेंज कर लेना चाहिए। सर अब यूपीएससी का मेंस बहुत सारे स्टूडेंट अब देंगे जी। जिन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया है, उनको आप कुछ कहना चाहते हैं वीडियो के आखिरी में, क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए लगभग, क्योंकि आपने बहुत सारे स्टूडेंट को गाइड किया है? मेंस के लिए तो सबसे पहले यही कहूँगा कि मतलब लिखो, जितना पढ़ते हो उससे ज़्यादा लिखो, सोर्सेस को बहुत ज़्यादा लिमिटेड रखो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि टाइमर लगा के लिखो। हमने अपने स्टूडेंट्स के साथ हमेशा यही किया है कि आपको 15 मिनट 20 मिनट नहीं लेना है आंसर लिखने के लिए। अगर आपको आपको 10 नंबर का आंसर लिखना है तो मैं आपको 7 मिनट से ज़्यादा नहीं दूंगा। 7 मिनट का टाइमर लगा है, आप 7 मिनट में लिखिए, चाहे 20 शब्द लिखें चाहे 30 शब्द लिखें। आपकी प्रैक्टिस वही होनी चाहिए जो एक्चुअल एग्ज़ाम में रिफ्लेक्ट होने वाली है। तो जो भी लोग मेंस लिख रहे हैं उनके लिए यही कहूँगा कि टाइमर लगा के लिखिए और हर दिन कम से कम 3-4 घंटे 5 घंटे लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। थोड़ा सा अजीब लगेगा कई लोगों को सुन के, लेकिन इतनी प्रैक्टिस करनी चाहिए क्योंकि एक्चुअल एग्ज़ाम में भी दिन में 2 पेपर होते हैं और 6 घंटे लिखने पड़ते हैं। तो हाथों की प्रैक्टिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना इन सब में छाले पड़ने लगते हैं। उसकी प्रैक्टिस अभी से ज़रूरी है। लगातार आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिए, टाइमर लगा के लिखिए। बहुत ज़्यादा इधर-उधर भाग दौड़ मत कीजिए, ऑफलाइन के बजाय ऑनलाइन प्रेफर कीजिए। ओके। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके हमें माता पिता खुद ये कहते हैं, कल ही कॉल आया था कि हम ऑफलाइन अपने बेटा या बेटी को ज्वाइन नहीं करा सकते कोचिंग। तो ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जो कम कम फीस में तैयारी करा रहे हैं। अंकित मिश्रा सर ने अभी अपने पे एक प्लेटफॉर्म का नाम बताया, वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं। हम इसी वीडियो में सर के चैनल का लिंक डाल देंगे, आप क्लिक करके वहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं, बात कर सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ से तैयारी भी कर रहे हैं जिनका बजट कम है, जो दूर दराज के गांव में रहते हैं, जो वर्किंग हैं, जिनको समय कम मिलता है, तो वो ऑनलाइन भी तैयारी कर रहे हैं बहुत सारे छात्र। अगर आपके कुछ और सवाल हैं, डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर भेज दीजिए ताकि हम नेक्स्ट टाइम सर से ज़रूर पूछ पाएँ। आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।